हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम नीट 2025 के लिए मोल कॉन्सेप्ट को शॉर्टकट में रिवीजन करने वाले हैं। हम सारे मेन पॉइंट की रिवीजन करने वाले हैं। जो भी ट्रिक्स एंड फार्मूला होगा वो सिलेक्टेड क्वेश्चन, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको एग्जाम में, आपके मोल कॉन्सेप्ट एग्जाम में कितने सवाल आएंगे? 2 सवाल आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्टों से वो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि उसी से आ जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को भूलिए नहीं, इस कॉन्सेप्ट को जरूर एग्जाम से पहले देख कर जाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो अगर आज मैं बताऊं मोल कॉन्सेप्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। थर्ड, एवरेज एटॉमिक वेट फॉर एलिमेंट हैविंग डिफरेंट आइसोटोप्स। फोर्थ वन इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड फिफ्थ वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। इन 5 कॉन्सेप्टों में ही आपके 2 क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि बन जाए आपके मोल कॉन्सेप्ट के सवाल। तो इन्हीं टॉपिकों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट, इफ़ वेट ऑफ द सबस्टांस इज गिवन। यदि आपको सबस्टांस का वेट दिया होगा तो आप मोल कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स क्या करते थे? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट या मोलर मास से डिवाइड कर देते थे और आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता था। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से दिखाते थे, गिवन वेट को W और एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट, मोलर मास को कैपिटल M। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। तो जैसे मैंने एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए दे दिया है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन कंपाउंड। 2 कंपाउंड यहाँ मैंने दे दिया है और उसका मास दे दिया है। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आपको क्या करना है? इसी में वैल्यू पुट करके इसके आंसर बताने हैं। तो ये आपका काम रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो हमें कैसे करना हो? गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको अब मैंने यहाँ दे दिया, बस आप इसको तुरंत ओरली भी कैलकुलेट करके आप माइंड में बोल सकते हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को रिविजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए? इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए तब हम कैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। इसी को हम स्मॉल n इजिकल टू n अपॉन Na। और n क्या होता था? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। और Na क्या होता था? अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम Na की वैल्यू अपने जो हमारे क्वेश्चन में गिवन n की वैल्यू होगा उसी के अनुसार चेंज कर लेंगे। जैसे अगर Na हम रखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मान लो 12.044 आ गया तो 22 अच्छे से कट जाएगा तो हम ये रख लेंगे। मान लो कि आ गया 12.046 तो ये एग्जैक्टली इसका मल्टीपल होगा तो हम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 रख लेंगे। और हम मान लो कि 12 का मल्टीपल दे दिया या 3 का मल्टीपल दे दिया जिससे वो डायरेक्ट कर ले, तो हम Na की वैल्यू अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 6 इंटू 10 की पावर 23 भी रख देते हैं। अब हम बात करेंगे अगर इस फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ये रहेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 12.044 इंटू 10 की पावर 23 और सेकंड क्वेश्चन में 3 इंटू 10 की पावर 23। तो आप बताएं कि कौन सा फॉर्मूला हम ज़्यादा यूज करना हमें आसान होगा। अगर 12.044 होगा तो Na की वैल्यू क्या रखेंगे? ये रख देंगे। ये n तो दिया ही है तो n अपॉन Na करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है। और 3 इंटू 10 की पावर 23 को यहाँ Na की वैल्यू क्या रख के रखेंगे? 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड करके यहाँ नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो ये सवाल आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में जिसमें ये होगा कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे और फिर उसका मॉलिकुलर वेट भी पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। थर्ड फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, यदि इफ़ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP इज गिवन। यदि हमें वॉल्यूम ऑफ गैस STP NTP में दिया जाए तब हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे? तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था वो होता था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP और NTP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आया करती है 22.4। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर STP और NTP डिवाइडेड बाई 22.4। अब इसी पे प्रॉब्लम मैंने दे दिया, ए गैस ऑक्यूपाइज 11.2, यहाँ मैं लिख देता हूँ 11.2 लीटर एट NTP। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स तो हम क्या करेंगे? गिवन वॉल्यूम इन लीटर दे दिया 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 कर लेंगे
और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो आप अपने कैलकुलेशन को यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपको कैलकुलेट करने आ रहा है कि नहीं। तो अपने कैलकुलेशंस को अच्छा रखने के लिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन हमारे ओरली भी सॉल्व हो जाएंगे। अब इन्हीं तीनों का रिकैप अगर हम करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोगों ने 3 फार्मूले पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। एक तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, दूसरा n अपॉन Na, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, और थर्ड पढ़ा गिवन वॉल्यूम इन STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो अगर यहाँ से ध्यान देखो, अगर मुझे वेट पता हो तो वेट से मोल कैसे निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, W/mm, तो मोल आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मुझे मोल और मोलर मास पता हो तो हम वेट कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देंगे तो वेट आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे तो मोल आएगा, और मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देंगे तो गिवन वेट आ जाएगा। तो कभी कभी हमें गिवन वेट भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेकंड फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल कर देंगे तो आ जाएगा मोल। इधर एरो देखो, दिस इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, एरो इधर गया, डिवाइडेड बाय Na, मोल आ जाएगा। और यही मोल को मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी आ जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि किसी का 2 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय Na, 2Na नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ये डिवाइडेड बाय 22.4 कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और यही को मोल को मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP भी आ जाया करेगा। तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। इस तरह से हम कैलकुलेशन करके उस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो इसको हमें माइंड में रखना है। और यही 3 फॉर्मूले से ही आपके नंबर ऑफ मोल के जितने भी सवाल बनेंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। आपको नीट में ये बेसिक सवाल आएंगे, बस आपको कैलकुलेशंस को क्लियर करना है, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम लोगों ने आइडिया ले लिया है। अब इसी में एक टॉपिक, इसी से इंटरकनेक्टेड टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले को याद करके जाएंगे, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अभी मैं नीट के क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले पे दिखाऊंगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमें एक फॉर्मूला ये याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, अगर हमें किसी कंपाउंड में या किसी सबस्टांस में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस निकालना होगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय Na करना होगा, तब जाके हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस मल्टीप्लाई बाय Na। अब पार्टिकल क्या हो सकता है, पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, ये हमारे पार्टिकल हो जाएंगे। अगर सबस्टांस की बात करें तो सबस्टांस हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड, जिस कंपाउंड की बात करेगा। तो यहाँ इस फॉर्मूले में जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और सबस्टांस हमारा जनरली क्या होगा, कंपाउंड होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होगा वो, और मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब इसको हमें कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, तो वो हम देख लेते हैं, एक सवाल के थ्रू देख लेते हैं। तो जैसे हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, इसके लिए क्या करा है, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 126 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो यहाँ पार्टिकल की जगह मैं लिख दिया नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस क्या है, कंपाउंड जो हमारा HNO3 आ गया, यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ एटम रख दिया, प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस की जगह HNO3 मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, इसके लिए हमें गिवन वेट दे दिया है 126, मॉलिकुलर वेट HNO3 का निकालेंगे 63, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। HNO3 में कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम कितने हैं, 5, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय Na कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2 × 5 × Na, क्या आ जाएगा 10 Na। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 10 Na हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस मल्टीप्लाई बाय Na, तो 126 डिवाइडेड बाय 63 × 5 × Na, तो यहाँ से आ जाएगा 10 Na। तो इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो 2 सवाल हमारे नीट के एग्ज़ाम, नीट के प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दे दिया, आप एग्ज़ाम मतलब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन, उसी टाइप में क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन
4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रॉक्सीमेटली। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3- आयनीज। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसको आप बताएंगे। आई होप आपको ये नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नीट के 2 प्रॉब्लम हमने दिखा भी दिए कि बनते हैं, तो इस फॉर्मूले को जरूर माइंड में रखें। स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ये फार्मूला होता है, इससे हम निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी लेकर रखा हुआ है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है। तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम क्या होता है 40, नंबर ऑफ एटम कैल्शियम के यहाँ कितने हैं इस मॉलिक्यूल में 1 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 40% आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करें तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन क्या होगा 12 रख दिया, नंबर ऑफ एटम कितने हैं कार्बन के 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है, तो 100 × 100। और यहाँ एक और याद रखना, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तभी परसेंटेज आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 40 × 1 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 40% यहाँ आ जाएगा, 12 × 1 डिवाइडेड बाय 100 × 100 12%। और यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, कितने ऑक्सीजन है 3/100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे 48%। तो सारे को अगर बाद में हम ऐड करेंगे तो 40 + 12 + 48 100% भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का जो परसेंट है वो 40% है, कार्बन का है 12% और बाकी रिमेनिंग 48% क्या है ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास इफ डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट। हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, यदि हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास होता है A1x1 + A2x2 / x1 + x2, और अगर 3 होगा तो A3x3 और x3 हो जाएगा इस तरह से। तो A1 A2 क्या है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, x1 और x2 क्या है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A1 A2 क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, x1 x2 परसेंटेज ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट। इसी पे 1990 में आपका क्वेश्चन भी आ चुका है, नीट के PYQ ही है कि बोरान हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, बोरान 10 एंड बोरान 11, कैलकुलेट एवरेज वेट ऑफ बोरान इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर मैं बताऊं तो फॉर्मूला ये लगाना है कि एवरेज का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे आएगा, A1 क्या है एटॉमिक मास ऑफ द बोरान क्या है 10 है, कितने परसेंटेज है 19 प्लस दूसरा क्या है 11, कितने परसेंटेज है 81 डिवाइडेड बाय टोटल x1 + x2 कितने परसेंटेज है 19 + 81। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करने में आ जाएगा 10.81 के आसपास। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको वैल्यू में पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें लगा के हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2007 में भी आ चुका है एवरेज एटॉमिक मास के लिए। तो आप इस फॉर्मूले पर पुट करके ये वैल्यूज भी आप निकाल के मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यहाँ भी वेटेड एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। यहाँ 3 एलिमेंट दे दिए हैं x हमारे, और उनके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर 120, 199, 202 है। तो इसके एवरेज एटॉमिक मास बताने हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक हो गया परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द इफ डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट, तो उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालती हैं वो भी हमारा कॉन्सेप्ट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन बन जाते हैं, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है एग्जैक्ट रेशियो, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो होता है सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे अगर मैं समझाऊँ, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर ग्लूकोज का बोलूँगा तो क्या हो जाएगा C6H12O6, और वही एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो इसका क्या होगा 6 के टेबल में सब आ जाएंगे, तो ये 1 टाइम में कट जाएगा, ये 2, ये 1, तो CH2 हो जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस ये आ जाएगा।
ठीक है। तो कुल मिला के इम्पीरिकल फॉर्मूला में ये नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसी से हमारा एक रिलेशन भी बनता है। तो वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इम्पीरिकल फॉर्मूला, शॉर्टकट में हम इसे ई एफ बोलेंगे, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको बोलेंगे एम एफ। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाई बाई इम्पीरिकल फॉर्मूला। हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इम्पीरिकल फॉर्मूला में अगर मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये जो एन मल्टीप्लाई होगा वो इंडेक्स में होगा, ना कि बाहर 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इंडेक्स में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से n की वैल्यू, n क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, n इज सिंपली इंटीजर। n अगर यहाँ से निकालना हो n कितना होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इम्पीरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर देंगे। और इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, एम एफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई ई एफ, इम्पीरिकल फॉर्मूला n इज इक्वल टू एम एफ ऑन ई एफ। अब रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड इम्पीरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लेते हैं। इन्हीं रिलेशनों का हम आगे यूज करेंगे अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो होता है वो होता है n मल्टीप्लाई बाई इम्पीरिकल फार्मूला मास। यहाँ से n निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई इम्पीरिकल फार्मूला मास। तो अब शॉर्टकट में मैं कंक्लूजन दे दूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इम्पीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इम्पीरिकल फार्मूला मास। अगर n निकालना है या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इम्पीरिकल फार्मूला से डिवाइड करके निकाल लेंगे, या n निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई इम्पीरिकल फार्मूला मास से निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट वो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रख लिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 80% ऑफ कार्बन एंड 20% ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 30, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये हमें बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यदि मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाए और परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे दिया जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 6 टेबल इस तरह से टेबल बना लेने हैं और 6 उसके हम हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन 2 इस तरह से बना लिया। पहले में क्या होगा, एलिमेंट विद सिंबल, सेकेंड में जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे दिया जाए, थर्ड में एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, फोर्थ में होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। ये 2 टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। ये निकल जाए तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो में जो हमारा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आया है उसमें उसको डिवाइड कर देंगे लिस्ट नंबर ऑफ एटम, जितने भी होंगे एलिमेंट उसके लिस्ट नंबर जो होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। और यही सिंपलेस्ट होल नंबर जो आएगा वही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, हम लोगों ने एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन ले लिए, उसके परसेंटेज रख लिया 80-20, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है रख लिया, हाइड्रोजन का 1 होता है वो रख लिया। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है, परसेंटेज ऑफ 80, एटॉमिक मास 12, डिवाइड कर दिया आ जाएगा 20/3। यहाँ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 20 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया आ गया 20। अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम 20/3 अपॉन लिस्ट नंबर, दोनों में लिस्ट नंबर कौन होगा, ये या ये होगा, 20/3 डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम 20 और लिस्ट नंबर ऑफ एटम इन दोनों में कौन है 20/3, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ कार्बन 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन 3 आ जाएगा। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली ये सिंपलेस्ट रेशियो होगा C1H3 दैट इज CH3। इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3। स्टेप फर्स्ट में हमने इम्पीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जो ये सिंपलेस्ट होल नंबर होता है वही इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है। तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3 CH3। जैसे ही इम्पीरिकल फॉर्मूला निकले हम तुरंत इम्पीरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। तो CH3 का क्या हो जाएगा, कार्बन 12 × 1 एक है, हाइड्रोजन 1 × 3 तो 15 आ गया। हमें ऊपर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है, वही दे दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दैट इज 30। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इम्पीरिकल फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता है तो क्या मैं n निकाल सकता हूँ, हाँ। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इम्पीरिकल फॉर्मूला मास, 30 डिवाइडेड बाई 15 आ गया 2। अब 2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाई इम्पीरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू 2, इम्पीरिकल फॉर्मूला यहाँ निकाल चुके हैं CH3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई CH3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, C2 हो जाएगा, H3H6 बन जाएगा। तो जो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, C2H6। और हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कार्बन का वेट 12 × 2 24 + 1 × 6 30 आ भी गया, तो मतलब हम लोगों ने सही कंपाउंड डिटेक्ट कर लिया
कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड होगा एक्जैक्टली क्या होगा, C2H6 होगा। तो ये टेबल बना के इस कॉन्सेप्ट को हम माइंड में रख के हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ईजिली निकाल सकते हैं। ये सिंपलेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ईजिली निकाल सकते हैं इस टेबल को बना के। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए है जो नीट 2024 में आ भी चुका है कि ए कंपाउंड एक्स कंटेन 30%, 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। तो अगर 32, 20 ये है तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, अगर मैं सी निकालूंगा 52, 48% और सबका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास दे दिया 64, 40 एंड 30 यू। तो मास पता है और परसेंटेज पता है, तो सेम इसी तरह टेबल बना के आपको इसका आंसर बताना है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ भी नहीं रहे, सिंपलेस्ट मुझे बस ये रेशियो निकाल लेना है, यहाँ तक सॉल्व कर लेना है, यहाँ तक बस ये टेबल बना के बस कितना केवल यहाँ तक सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें करके बताना है, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने लिमिटिंग रिएजेंट पे आते हैं। ठीक है, जो हमारा 5th नंबर ऑफ टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट ये बोलता है द रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन एंड आल्सो डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में और वही प्रोडक्ट को डिसाइड करे। जैसे आपके पास चीनी और चायपत्ती है और आप उससे चाय बना रहे हैं, ठीक है, चीनी चायपत्ती दूध है उससे चाय बना रहे हैं, तो आपके पास मान लो कोई एक चीज़ बहुत कम मात्रा में, मान लो कि दूध आपके पास बहुत कम है, मिल्क आपके पास बहुत कम है, मान लो मिल्क आपके पास 100 ml है और आपके पास चायपत्ती 1 kg है और शुगर 5 kg है, लेकिन वो मिल्क डिसाइड करेगा आप कितना चाय बनाएंगे। आप चायपत्ती और दूध ज़्यादा, चायपत्ती और चीनी ज़्यादा डाल नहीं सकते, तो मिल्क डिसाइड करेगा। आप अगर 250 ml है या 100 ml है तो आप 2 कप 3 कप मैक्सिमम बना सकते हैं, भले ही आपके पास चीनी चायपत्ती ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ भी यही है, जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, मतलब मिल्क पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए और वही डिसाइड करे कि कितना बनेगा, कितना हमारा जो एक्चुअल जो चाय पक के आएगा वो कितना बनेगा। तो उसी तरह लिमिटिंग रिएजेंट भी होता है द रिएक्टेंट विच कम्प्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन एंड आल्सो डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, जितना मोल्स दिया जाएगा रिएक्शन में कि मोल्स टेकन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई जो रिएक्शन होगा उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे ये है 2, 3 और 1 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसको डिवाइड करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होगा ना, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के लिए नहीं, रिएक्टेंट। तो हम क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और जितना मोल लिए रहेंगे मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे। इनको डिवाइड करने के बाद जब जो मिनिमम वैल्यू आएगी जिसकी भी, मान लो इसमें ABC में जिसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो मिनिमम आ जाएगा इसका रेशियो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जैसे अब इसको समझना है तो एक क्वेश्चन की तरह ही समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड मोल्स ऑफ Q फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। यदि एक रिएक्शन दे दिया है 2A + 3B + C से 4Q, कोई प्रोडक्ट Q नाम का बन रहा है। यदि हमने 2 मोल्स ऑफ A, 4 मोल्स ऑफ B एंड 2 मोल्स ऑफ C टेकन ले लिया, तो मोल्स टेकन दे दिया है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q फॉर्म। Q कितना बनेगा, तो Q कितना बनेगा ये डिसाइड करेगा इन तीनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, तो मैंने लिख लिया ये रिएक्शन, मोल्स टेकन लिख लिया, 2 मोल A दे दिया था, 4 मोल B दे दिया था और 2 मोल C दे दिया था, वो लिख लिया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 3, 1 लिख लिया। लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2 1, 4/3 1.33, 2/1 2। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा निकाल लेंगे क्या, स्टोइकोमेट्रिक को मोल्स टेकन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करके लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब बताओ इन तीनों मिनिमम वैल्यू किसकी है, A की वैल्यू है 1, बाकी सब ज़्यादा है 1.332, इससे ज़्यादा है, तो ये हमारा जो A होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और यही इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मोल, मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यही डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ, इट डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ से देख लो ना, अगर आपको देखना हो कि अगर इस रिएक्शन से भी देख लो तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 2 मोल A लेने से 4 मोल Q बन रहा है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर हमने 2 मोल लिया है तो 4 मोल Q बन जाएगा। ये 3 और ये इससे मतलब नहीं है, हमारा A ही डिसाइड करेगा, तो 2 मोल A से 4 मोल Q बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को देखकर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के बाद कि हमने 2A यहाँ था, 2 से 4 बन रहा था, तो हमने 2 ही लिया है तो 2 से 4 ही बन जाएगा, ये डिसाइड हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमें ये क्वेश्चन करना है। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, आर वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, और अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन हमें बताना है। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपली क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखना है, H2O बनाना है, और इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेना। रिएक्शन बैलेंस इंपॉर्टेंट है। H2 प्लस हाफ O2 से H2 बना लिए। अब इसी को सबसे पहले इसके मोल्स निकालने हैं, इसके मोल्स निकालने हैं, दोनों के मोल निकाल लेंगे और फिर हमें क्या करेंगे, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। H2O2 में जो भी लिमिटिंग रिएजेंट आएगा वही डिसाइड करेगा कि H2O के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बताने हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कितने मोल हमारे वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में आज हम लोगों ने रिवीजन में 5 टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है। वो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं हमारे, वो 5 टॉपिक है हमारे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट आइसोटोप, इंपीरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट। और इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट है आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अच्छे से देखें और समझें। और जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हुए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पे हमारा जो ये लिंक है यहाँ आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके और पर्सनली हमें कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस रहे हैं तो डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सएप से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमें आप वहाँ पर ग्रुप में ना पूछ के हमें आप पर्सनली कांटेक्ट पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर इतना क्यों आया, नहीं आया। तो आप अच्छे से अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप जो भी आपके पास लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं उनमें आप हार्ड वर्क करें, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।